ठीक, हाँ वही बता रहे हैं। जो इसका फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म में हमने याद होगा कि एक मैंने बोला था कि एक प्लेन ऐसा लेना है जिसके परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, और क्या दिया गया था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया गया था, उससे उसकी यूनिकनेस आ गई थी। मतलब प्लेन था तुम्हारा, किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर, डिस्टेंस आपका ओरिजिन से फिक्स होगा, तो ये यूनिकनेस। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे अलग क्राइटेरिया, पहला तो सेम है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, मतलब आपका एन वेक्टर दिया गया है, मतलब आपका ये एन वेक्टर दिया गया है। तो भाई एन वेक्टर के पैरेलल, जैसे पिछले क्लास में बोले थे, बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे भाई, यहाँ तो तुम्हें बेसिकली यूनिकनेस करना है, एक यूनिक प्लेन करना है। तो तुम बोला गया है कि पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तुमने एक पॉइंट स्पेस में दे दिया कि यहाँ से वो पास करना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट प्लेन होगा, लेकिन एक पॉइंट से पास करने वाला जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो एक प्लेन ही होगा। इज इट क्लियर? हाँ, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। हाँ, जिससे पास हो रही हो, प्लेन पास हो रही है। क्लियर है? अब देखो फिगर एक बना लो इसका, कि मान लो ये आपका ओरिजिन है और ये आपका प्लेन है, वो ये आपका प्लेन है, 3D फिगर है तो बस प्लेन बना रहा हूँ आपका। तो इसमें क्या दिया गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर दिया गया है, एन वेक्टर दिया गया है, और इस पे क्या दिया गया है, और क्या दिया गया, इस पे एक पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट मान लो ए है, जिसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ए है। क्या गिवन है, क्लियर हो गया? अब इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या करते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट पकड़ते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं हम लोग, आर लेते हैं, ठीक है। तो तुमसे अगर पूछा गया जो ए पी वेक्टर होगा या पी ए जो वेक्टर होगा, ए पी वेक्टर, ये इसी प्लेन पे होगा। पी शॉर्टेस्ट नहीं है, पी उस प्लेन में कोई एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। पी तुम्हारा कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर तुम्हारा आर हो गया, आर एक वेरिएबल हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। हाँ, ये रैंडम पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया, जो ए पी वेक्टर होगा तुम्हारा, मतलब ये आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये उस प्लेन में लाई करेगा। ये अगर उस प्लेन में लाई करेगा तो ये वेक्टर गारंटीड इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब आर माइनस ए डॉट एन कैप 0, यही क्वेश्चन हो गया। एन कैप नहीं, एन वेक्टर में लिया हूँ, कैप लो चाहे वेक्टर लो कोई भी, तो मतलब आर माइनस ए डॉट एन, ये तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब आ जाओ कार्टेशियन फॉर्म। सर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मुझे फिगर ही बनानी पड़ेगी? फिगर नहीं, क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हो वैसे क्वेश्चन आएगा, ये तो बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, कहीं भी 3D का फिगर बनाना नहीं पाओगे तुम। क्या बोलो, नहीं समझ में आया? कार्टेशियन फॉर्म में आर को लिख सकते हैं आप एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अच्छा, ए को क्या लिख सकते हो आप, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, नंबर पर छोड़ो। और n वेक्टर को मैं लिख देता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप, ठीक है। वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, सीधे बताओ क्या आएगा आंसर। x1 माइनस x, चल लिख देता, चलो या समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो लिख लो एक्स आई वाई जे जेड के, पहला हो गया, माइनस x1 आई y1 जे z1 के, ठीक है, डॉट ये आपका ऐसे हो गया, डॉट ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। इसमें आई का कोफिशिएंट रख लोगे साथ में, तो x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, डॉट, ठीक है, ए आई कैप
बी जे कैप सी के कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन B into Y इज इक्वल टू ठीक है। yes sir समझ में? yes sir 2D में देखो एक क्वेश्चन तुम लोग देखे थे ये वाला, ध्यान देना। हाँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, ये याद है? इसमें तो ये समझ में आता ना कि x1 क्या है, x क्या है, y क्या है, m क्या है। x1 y1 पॉइंट है, पॉइंट है, m क्या है, स्लोप। ठीक है। तो m को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा। 2D इसलिए बता दे रहे हैं ना कि आप लोग थोड़ा भी जो वेरिएबल में कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ क्या होती है बेसिकली, साइन थीटा अपॉन cos कॉस थीटा, इसको 90 माइनस थीटा करके इसको अल्फा बनाते ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। हैं yes तो इसी को हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे आपका हो गया ये कॉस थीटा, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, ठीक। इधर आ जाओ, cos अल्फा देखो ये आपका हो गया y माइनस वाई वन। इसी कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी को हम नीचे वाले को कॉस अल्फा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, cos b कॉस बीटा। और x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन आपका हो गया, यही आपका m हो गया, ये आपका n हो गया yes sir है, x माइनस एक्स वन। तो ये बेसिकली आ गया m x माइनस एक्स वन। सर वो mn की जगह lm नहीं हो, कहाँ पे? cos अल्फा तो l होता है ना। हाँ हाँ, एल एम एन होता है, तो ये आपका एल हो गया, ये आपका एम हो गया, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? mx माइनस x1 इक्वल टू l y माइनस एल एक्स के साथ आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ? अल्फा ऊपर लेना साइन थीटा, अच्छा नहीं ठीक तो है, अल्फा तो यही होना चाहिए, कॉस अल्फा yes sir साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉफी क्या गड़बड़ हो रहा है बताओ? सर एक सेकंड हाँ ठीक, क्योंकि तुम्हारा देखो कोई भी, देखो 2 पॉइंट से तुम्हारे, जैसे तुमने मान लो स्पेस में 2 पॉइंट बना दिए, तो 2 पॉइंट से आपके इनफाइनाइट नंबर आप प्लेन पास कर सकते हैं। तो यूनिकनेस कैसे आएगी? जब एक पॉइंट और फिक्स कर दोगे तो गारंटीड तुम्हारा एक प्लेन पास करेगा वो। नहीं क्यों, अगर ऐसे 3 पॉइंट हो गए तो ऐसे भी तो बता सकता है। हाँ मतलब 3 पॉइंट ऐसे स्पेस में ऐसे फिक्स है, कोलिनियर बोला ना आपने। नॉन कोलिनियर 3 नॉन कोलिनियर होगा, और कोलिनियर लिख दिया हूँ। कोलिनियर लिख नहीं नहीं, नॉन कोलिनियर से तो तुम्हारा वही कोलिनियर इनफाइनाइट, से तो भाई इनफाइनाइट बन गया ना। हाँ नहीं नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो पहले पॉइंट को क्या होना पड़ेगा, नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर आपका नॉन कोलिनियर हो गया, मतलब एक पॉइंट आपका स्पेस में कहीं यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, मतलब इसको ऐसे प्लेट भी ले लो, मान लो ये प्लेन आपका है। कोलिनियर में दिक्कत है ना कि अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में हो गया ना। लाइन नहीं प्लेन इनफाइनाइट हो जाए, हाँ प्लेन गिरता है। देन यू कैन, मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन बन जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन होगी और एक पॉइंट फिक्स हो गया। हाँ तो मान लो तुमने 2 पॉइंट फिक्स कर दिया और एक पॉइंट और फिक्स कर दोगे नॉन कोलिनियर में, तभी गारंटीड केवल एक प्लेन पास करेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए ले लो, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन बीटर हो गया, एक पोजीशन वेक्टर आपका सी पॉइंट का सी हो गया। मतलब ये क्या हुआ, कहीं एक ओरिजिन होगा तो ओरिजिन से ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, यस ठीक है। फिर से तुम्हें वही कुछ जुगाड़ करना है, क्या चीज़, परपेंडिकुलर कुछ ला के फिर किसी से डॉट प्रोडक्ट करके। तो इसमें तुम कोई भी एक रैंडम आर ले लो, देखो कोई भी आर ले लो, ठीक है। तो जो ये पी पॉइंट हो गया जो कि आर वेक्टर है, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर। तो आर माइनस ए तुम्हारा किस में होगा, उसी प्लेन में होगा, यस सर एपी ए पी हाँ जी सर। उसी प्लेन में होगा। अच्छा देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर उसी पे
उसी प्लेन में होंगे। यस सर। और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। अच्छा ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए बी वेक्टर, इसको ऐसे समझो, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि जो पी ए वेक्टर है और जो आपका इधर बना है ए बी वेक्टर क्रॉस जो बी सी वेक्टर है। अब तुम यहाँ कोई भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, ए सी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, कोई भी दो। इसका जो क्रॉस होगा इसके साथ अगर डॉट करोगे, समझ में आ रहा है, तो ये क्या देगा, समझ में आया? बॉक्स प्रोडक्ट। तो बेसिकली यही आपका हो गया आर माइनस ए। ठीक है, इधर ले लो तुम बी माइनस ए बी वेक्टर बी माइनस ए, और इधर हो गया क्रॉस बी सी वेक्टर सी माइनस बी, ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके बुक में बी माइनस ए और सी माइनस, मैं बोला हूँ कोई भी ले सकते हो ना, तो सी माइनस ए लिया हुआ है, ये कोई भी ले सकते हो ये, क्योंकि तुम किसी दो का क्रॉस लोगे तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इसेंशियली तुम्हारा ये चीज़ ये बन रही है, देखो आर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी बॉक्स वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में क्या होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। अब इसमें तो मैंने b फिक्स किया है, तुम चाहो तो x1 को फिक्स कर दो, तो ऐसे कर लो इसे x2 माइनस x1 और यहाँ x3 माइनस x1, ये हो गया तुम्हारा y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, और इधर हो गया बोल तो रहा हूँ तुम x2 होगा, मैं 1 को लिख ले रहा हूँ फॉर्मूला याद करने के लिए। ठीक है, तुम कोई भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, इसको समझ में आया? यस सर। तो देखो y2 माइनस, मैंने y1 को फिक्स कर दिया हर जगह यहाँ पे। ठीक है, तो आपका हो गया z2 माइनस z1 और लास्ट वाला तुम्हारा हो जाएगा z3 माइनस z1। मतलब देखो यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ y1 हो गया, यहाँ z1 हो गया। ठीक है, और इधर तुम्हारा x x2 x3 x1 नहीं होगा क्योंकि x1 माइनस x1 तो 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, ये फॉर्म हो गया आपका, कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो प्लेन बन रहा है। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलो अगला लिख लो, बहुत सिंपल है जो नेक्स्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट लिख लो इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी का फॉर्म है या फिर नहीं, अगला फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ a equation of a plane, of the equation of plane। 2D में याद है इंटरसेप्ट फॉर्म, यस मतलब कोई लाइन थी जो कट करती थी, सर। ये इंटरसेप्ट, इसको x इंटरसेप्ट बोलते थे और इसको y इंटरसेप्ट बोलते थे। इक्वेशन होता था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे कोई भी प्लेन अगर तीनों एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका सिंपल इक्वेशन हो गया, इजी। कैसे तीनों कट करेगा, वो तो समझाए थे ये ऐसे करके ना, ना ऐसे। हाँ, तो ये आपका हो गया क्या, x, ये a हो गया। पहला प्लेन था ना ये, वो भी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो इंटरसेप्ट ही नहीं करेगी। फॉर्म में आएगी जो फॉर्म में चाहे पहले उसको फॉर्म पकड़ा दिया, हर एक का फॉर्म निकालना जरूरी नहीं। ठीक है,
Z/2 सोच लोगे कि Z/2 हो जाएगा, बाकी Y/0 होगा, Y/0 नहीं होगा, क्या होगा? 0/1 खुद को लिख दे कहाँ पे जा, चलो हेडिंग डालो, समझ जाओगे, वो सिंपल बता रहा हूँ। देखो, प्लेन ऑफ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन, कभी भी, हाँ लिखो, बता रहा हूँ, देखो, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू उनके पीछे एंगल गिवन प्लेन्स, ठीक है, हाँ वही है। देखो, बिफोर गोइंग टू प्लेन पार्ट लेट्स रिकॉल लाइंस, 2D फैमिली ऑफ लाइंस। दो लाइन से, मान लो दो लाइन से एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट। अगर इसका इक्वेशन मैं L1 बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, मतलब क्या है? इक्वेशन आपका L1 0 है, दूसरा क्या है? L2 0। अब इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, बेसिकली ऐसे लिखना था, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका? A2x P2y प्लस C2 0। पता नहीं याद है तुमको कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लो इस पॉइंट से तुम्हें बोला गया कि कोई लाइन पास हो रही है, तो एक लाइन तो पास होगी नहीं, इनफाइनाइट होगी। तो क्वेश्चन क्या देगा आपको कि एक ऐसा लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, और एक और कंडीशन देगा, बोलेगा कि वो जो लाइन है वो कुछ, हाँ कुछ कंडीशन होगा, वो उसका स्लोप इतना है, उसका ये इंटरसेप्ट है, या वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, या ओरिजिन से उसका डिस्टेंस इतना है, समझ में आ गया? तो एक कंडीशन हो देगा। तो अगर इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से कोई लाइन पास होती है, तो वो तुम बोलोगे इनफाइनाइट होती है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? L1 प्लस लैम्डा L2। मतलब वो क्या हो गया? A1x B1y C1 प्लस लैम्डा A2x B2y C2 इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ, समझ में आया ये? ये सबको समझ में आया? किसी को ऊपर से गया तो बताओ। क्या बात है? नहीं, हाँ में हाँ ना मिलाओ, किसी न समझ में आए तो पूछ सकते हो, समझिए। ये तो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, समझ गया। दो लाइन जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा क्वेश्चन, कैसे गारंटी करोगे कि ये इस इंटरसेक्शन से ही पास कर रहा है? गारंटी कैसे? हाँ, जैसे ये दो लाइन है, ये तीसरी लाइन गारंटी कैसे करोगे इस इंटरसेक्शन से ही पास करेगा? कौन बताएगा इसको? देखो, जब भी दो लाइन दिया है तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट जैसे बोला तुम्हें निकाल सकते हो। मान लेते हो पॉइंट क्या है? अल्फा बीटा है। अब ये गारंटी कि वो अल्फा बीटा L1 पे पड़ रहा है, इसका मतलब A1 अल्फा B1 बीटा C1 गारंटीड 0 होगा। ऐसे ही तुम्हारा A2 अल्फा B2 बीटा प्लस C2 भी 0 होगा। अब अगर ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि ये लाइन अब नहीं पता है कि पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, जब भी हम किसी लाइन में हम लोग पूछते हैं कि ये पॉइंट उस लाइन पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो कैसे चेक करते हो? उस पॉइंट को उस लाइन में पुट कर देते हो। तो अल्फ़ा बीटा ज़रा पुट करो इसमें, मतलब A1 अल्फ़ा B1 बीटा C1 प्लस लैम्डा A2 अल्फ़ा B2 बीटा प्लस C2, यही करें? ये वैल्यू किसके बराबर है? 0 प्लस लैम्डा 0। तो वही तो वो पॉइंट जो अल्फ़ा बीटा है वो इसमें रखने पे वो वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसका मतलब गारंटीड जो अल्फ़ा, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है? अगर मैं इसको कल 2 कर दे रहा था तो नहीं कर पाओगे, 3 कर दूँगा नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई ये? ठीक है, अब प्लेन में आ जाओ। प्लेन में बस L1 की जगह क्या हो जाएगा? P1 P2, तो वही P1 प्लस P2 इसको लिख लीजिए, बस यही कहानी हो गई। ठीक, ये क्या हो गया?
P1 ये क्या हो गया P2 P3 समझ में आ गया। C1Z प्लस D1 और यहाँ पे C2Z प्लस D2। तो ये जो प्लेन हुआ तुम्हारा, ये जो इक्वेशन आया प्लेन का, अब इसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं। देखो दो प्लेन जैसे है, मान लो कोई भी रैंडम तुम दो प्लेन ले लो, जैसे ये दो प्लेन है, तो दो प्लेन अगर पैरेलल नहीं है, जैसे लाइन अगर पैरेलल होगी तब तो कहानी ख़त्म हो गई, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर दो प्लेन है कहीं भी लोगे तो गारंटीड ये किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। जैसे ये बुक है तुम्हारा, ये दो प्लेन जैसे देखो, ये दो प्लेन है, एक प्लेन इधर से आ रहा है, एक प्लेन इधर से आ रहा है। तो जब दो प्लेन कटते हैं तो क्या बनता है, जैसे दो लाइन कटती है तो एक पॉइंट बनता है, दो प्लेन कटता है तो एक लाइन बनती है। अब एक लाइन से आपके ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए लैम्डा यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर है। लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओगे तो एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एक कंडीशन देगा फिर वो, कि ये कंडीशन, वो जो प्लेन पास हो रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, प्लेन से, लाइन से, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो उससे आप क्या निकालोगे, एक स्पेशल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालोगे, वो तुम्हारा उस इक्वेशन का, उस प्लेन का आपका इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ गया है, ठीक। इक्वेशन के जाएंगे। देखिए देखो कोऑपरेटिव टू लाइन क्या बोल रहा है, देखो एक लाइन तुमने ये समझ में आया कि नहीं, कि ये पॉइंट A1 से पास कर रहा है, ये लाइन तुम्हारी B1 के पैरेलल है, A2 से पास कर रहा है, B2 के पैरेलल है। अब अगर ये दो लाइन मान लो कोप्लेनर है, कोप्लेनर मान लेते हैं, तो A1 माइनस A2 जो वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो AB वेक्टर क्या होगा, A1 माइनस A2, ये इसी प्लेन में होगा, इसी प्लेन में। और B1 और B2 तुम्हारा इसी प्लेन में, तो इसका क्रॉस किधर जाएगा, इसका क्रॉस इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर या बाहर कहीं भी जाए, लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि एक वेक्टर इस प्लेन में है A1 माइनस A2 और एक वेक्टर तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2, ये तुम्हारा 0। इसको बॉक्स फॉर्म में लिख दिए और इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिए। तो अगर दो वेक्टर, अगर दो लाइन को कोऑपरेटर पूछ रहा है ना, तो सीधे क्या करो, तुम इसको यूज़ करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जानते हो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। मान लो इसमें एक वैल्यू दे दिया B1 में कि एक कुछ वैल्यू K है, फाइंड द K सो दैट दिस वेक्टर कोप्लेनर, तो सीधे डिटरमिनेंट लगाओ, K की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो कैसे भी बन सकता है, हैं, ऐसे भी बन सकता है। देखो एंगल बिटवीन टू प्लेन, मान लो एक पहला प्लेन है, ध्यान से देखो, मान लो ये प्लेन है आपका, तो ये प्लेन देने का मतलब हमेशा क्या बताया हूँ मैं, कि इसके आपको नॉर्मल वेक्टर पता है, हैं, मतलब इसको N1 बोल दो। और दूसरा प्लेन मान लो किसी और साइड में है, यानी कि इसका नॉर्मल पता है। तो ये उसी तरह हो गया कि जैसे ये बुक में ये दो प्लेन है मान लो, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर पता है और इसका परपेंडिकुलर पता है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर के बीच में, वो एंगल, वो उनके परपेंडिकुलर के बीच का ये होगा ना, दोनों से परपेंडिकुलर है, तो वही हो गया 90। पर वो तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है, उनके प्लेन्स के बीच का नहीं हुआ। हाँ, तो उसको 90 माइनस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा था। देखो जैसे मान लो एक प्लेन, मान लो ऐसे सामने से देख रहे हो, ऐसे करके, तो ये प्लेन मान लो ऐसे करके है, ठीक है, और दूसरा प्लेन ऐसे करके है, तुम्हें ये एंगल निकालना है। हाँ, तो इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, ये आपका N1 वेक्टर हो गया, ये N2, ये आपका 90 है, ठीक है, समझ में। तो लग रहा है अगर ऐसे कैसे बोलो, वो कह रहा है कि वो N और N 90 पे ऐड करेंगे हमेशा नहीं, मान लो ऐसे कर लो, तो ये नहीं समझ लो, ठीक, कुछ बोलो तो सुन लिया करो। मान लो ऐसे प्लेन है, तो ये नॉर्मल आपका हो गया, दूसरा आपका नॉर्मल ऐसे हो गया, हाँ भाई मैं, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये 90, देखो ये 90, ये 90, जैसे ये दोनों 90, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो, यस सर, ये निकल जाएगा। दो वेक्टर N1 और N2 के कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, N1 डॉट N2 N1 का वेक्टर N2 वेक्टर मॉड N1 मॉड N2, थीटा नहीं, ये कुछ और होगा, इसको फाई बोल देते हैं, तो ये cos फाई हो गया, फाई निकल गया यहाँ से, यस सर, इट कैन बी फाउंड। 180 डिग्री माइनस
तो थीटा क्या होगा आपका 180 माइनस, 360 होता है ना 4 हाँ तो 180 माइनस थीटा, फाइन आपने थीटा 5 ठीक है। तो देखो यहाँ से जो cos फाई है, ध्यान देखो जो cos फाई आया है ये क्या है आपका n1 डॉट n2 डिवाइड बाई मॉड n1 मॉड n2। यस सर। फाई की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जाए? अगर यहाँ से पूछा गया फाई रखा जाए, फाई की जगह क्या रहे? हाँ पाई माइनस, तो ये क्या हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा और cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। हाँ माइनस कॉस थीटा। एसेंशियली कोई चेंज नहीं है, बस माइनस साइन तो ये बता रहा है कि बस वो ऑब्ट्यूज या वो बता रहा है। समझ में आ रहा है? ये फार्मूला क्या बता रहा है? ये बेसिकली आपको सेम चीज़ ही करनी है। कॉस थीटा जो आ रहा है ये बेसिकली कहने को तो माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि देखो दो जैसे दो मान लो ये प्लेन है, माइनस का मतलब क्या है? ये वाला एंगल, ठीक है। तो मान लो एक एंगल आता है 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये सेम फार्मूला लग रहा है, बस ये माइनस साइन में कुछ में कन्फ्यूजन नहीं है, ये बस आपका ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है। हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आए तो ये वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तब क्या दे देगा सीधा? इसका मतलब सीधा एक्यूट एंगल दे देगा। हमेशा क्यों निकालना होता है? अब जैसे तुमसे पूछा गया कि इन दोनों में क्या एंगल है बताओ? तो दो हो सकते हैं ना। दो सकते हैं ना भाई, दोनों लाइन आपस में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 60। अगर ये परपेंडिकुलर तब तो भाई क्लियर है 90 फॉर्म कर रहा है, लेकिन इस केस में दोनों एंगल बन रहा है, एक एंगल एक्यूट होता है, एक एंगल ऑब्ट्यूज। इसलिए याद होगा कि tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 जब लिखते हैं तो वहाँ पे हमेशा मॉड लगाते हैं। क्लियर है? चलो अगला कॉन्सेप्ट, इसको कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये n1 n2 मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2, मतलब ऊपर हो गया a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर। लिख लो ये भी, माइनस चौथ लगा दो सेफ्टी के लिए भी, समझने के लिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक कोई प्लेन है, मान लो 3D का प्लेन बना दिए, इसमें कोई एक पॉइंट से बोला गया इसकी डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस ऑब्वियसली या नीडलेस टू से कि ये कौन सी डिस्टेंस होनी चाहिए? परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप लोग को 2D का फॉर्मूला याद है? मान लो कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट मान लो ये x1 y1 है, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारा? ax प्लस by प्लस c अपॉन ax1 प्लस by1 प्लस c ax कैसे वेरिएबल है ये रखो ना, ax1 by1 प्लस c बाय रूट अंडर रूट, याद है? यस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 2D हो गया। 3D में क्या चेंज होगा? ax1 by a स्क्वायर by1 cz1 प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। d1 क्यों लिखा है? भाई सी के d1 नहीं, ठीक नहीं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या थी इसकी? ओरिजिन से जब करते थे तो स्पेशल केस था, ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? d by अंडर रूट ओरिजिन में क्या होगा? यही जो पॉइंट होगा x1 y1 क्या हो जाएगा? 0 0। तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये हमेशा मॉड रखते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद है? जैसे वो स्टार्टिंग क्लास पिछले क्लास में हुआ था, ठीक है, जब LX MY NZ लिए थे तो किया गया था ये। तो ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट लिख लो, आखिरी कॉन्सेप्ट,
एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कैसे देख जैसे देखो, जैसे मान लो कोई प्लेन ऐसे करके है, ये प्लेन आपके बोर्ड में ऐसे है, तो आपको एक कैसे दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा, ये ऐसे प्लेन है आपका, ठीक है, ये ठीक है। यस सर। तो ये प्लेन का मतलब हमेशा क्या समझते हैं हम लोग कि इसका एक परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है। इस प्लेन का बोल रहा कि एक लाइन है, उससे एंगल निकालना है। 90 तो उन दोनों का वो कर लेंगे इंटरसेक्ट। देखो देखो, 90 to एक ये निकालना क्या है, क्लियर है, ये थीटा आपको निकालना है। ये लाइन अगर दिया तो लाइन में क्या क्या होता है, एक होता है A1 पॉइंट, परपेंडिकुलर और क्या होता है, एक B वेक्टर होता है, इसको A ही लिखो। परपेंडिकुलर है लाइन के। हाँ, ये प्लेन है तुम्हारा, ये मतलब ऐसे करके प्लेन है। सर जो परपेंडिकुलर वो लाइन पे लेके तो जब परपेंडिकुलर जब ये तुम ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर होगा, ये आपका B वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर कौन सा हो गया आपका N वेक्टर है। तो आप ये एंगल निकाल सकते हो, इसको फाई बोल दो, माइनस थीटा हुआ है। मतलब ये निकल गया ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला पता है। मतलब हमारा जो cos फाई हो गया वो तुम्हारा n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड n वेक्टर मॉड b वेक्टर। सर बी वेक्टर कौन b वेक्टर जो लाइन है, देखो लाइन और प्लेन की बात हो रही है, अच्छा लाइन का तो प्लेन का इक्वेशन देने में क्या देता है आपको, n देता है हमेशा, और लाइन में हमेशा क्या देता है, एक पॉइंट देता है, और क्या देता है, एक पैरेलल वेक्टर देता है, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, थीटा ये क्या है आपका 90 है, यानी कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो जहाँ फाई है वहाँ रख सकते हो 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 90 माइनस थीटा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर बना होगा ना। क्यों भैया, वेक्टर है वो। अच्छा नॉर्मल यूनिट वेक्टर थोड़ी है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। सर 90 भी तो होगा।